और शुरुआत उस खबर से जिसकी चर्चा पिछले 4 दिनों से है। हाथरस में हुई भगदड़ में 121 लोगों की जान गई और उसके बाद अब होती उस पर सियासत, ये देखना भी जरूरी है। सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने और घायलों का हाल जानने के लिए कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी हाथरस भी पहुंचे और ये भी बता दें कि राहुल गांधी सुबह 5 बजे दिल्ली से रवाना हुए थे। 2 घंटे की सड़क यात्रा करके 7 बजे सुबह पिलखना पहुंच गए थे अलीगढ़ में। और यहां पर जो हुआ उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और राहुल गांधी ने फिर क्या कुछ कहा है घायलों से और पीड़ित लोगों से मिलने के बाद, देखिए। हाथरस में मची भगदड़ के बाद एक तरफ प्रशासन जांच कर रहा है, यूपी की योगी सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन भी कर दिया है। दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी हो रही है और राजनीतिक दलों के नेता हाथरस पहुंच रहे हैं। आज राहुल गांधी हाथरस भगदड़ के पीड़ितों से मुलाकात करने अलीगढ़ पहुंचे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अलीगढ़ के पिलखना में पहुंचकर हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की, जहां उन्होंने पीड़ितों के परिवार से मिलकर उनका दुख जाना। मुलाकात के बाद पीड़ितों ने बताया कि राहुल गांधी ने हमसे पूछा कि घटना कैसे हुई। उन्होंने हालचाल जाना, बोला हम आपका हर सहयोग करेंगे जैसा भी होगा। अलीगढ़ के बाद राहुल गांधी हाथरस भी पहुंचे, वहां भी पीड़ित परिवार से मिले और उनका दुख बांटा। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासन की कमी है, इस मामले में लापरवाही हुई है। राहुल ने सरकार से और ज्यादा मुआवजा देने की मांग की है। परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो अब की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। राहुल गांधी के हाथरस अलीगढ़ दौरे पर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष को ऐसी राजनीति करना है तो वो अपना करते रहें। नई नीति सोचनी चाहिए कि आगे ऐसी घटना ना घटे। ऐसी घटनाएं तो कांग्रेस के समय में भी हुई है। देखिए, विपक्ष को राजनीति करना है, अपने हिसाब से उसको जब मौका मिलता राजनीति करेगा। हमारा मानना है कि कभी भी लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये संवेदनशील मामला है, विभत्स घटना है, इस पर लोगों को संवेदना देनी चाहिए और एक नई पॉलिसी के लिए लोगों को सोचना चाहिए कि आगे ऐसी घटना न घटे। उसके लिए एक नीति बननी चाहिए और एक नियम कानून, कड़े कानून बनने चाहिए। कुल मिलाकर हाथरस घटना के बाद एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ कार्रवाई हो रही है। बाबा अभी तक फरार है और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ते आगे और बात करते हैं ब्रिटेन की, क्योंकि यहां के प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक चुनाव हार चुके हैं। हारे ही नहीं बल्कि बहुत बुरी तरह से हारे। और अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि जिस जोश के साथ सुनक प्रधानमंत्री बनाए गए थे 2022 में, उन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होते होते एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। ऋषि सुनक की हार की वजह क्या रही? क्या ऋषि सुनक की हिंदूवादी छवि का असर पड़ा है इस चुनाव पर? आखिर क्यों सुनक को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। Labour Party has won this general election. We did it! ब्रिटेन में सत्ता पलट चुकी है। अब ऋषि सुनक नहीं बल्कि कीर स्टारमर अगले प्रधानमंत्री होंगे। 650 सीटों में से सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को 119 सीट और लेबर पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें मिली। कहा जा सकता है कि ब्रिटेन की जनता ने चेंज यानी बदलाव को चुना है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव हुए थे। सुनक ने अपनी सीट तो जीती, लेकिन उनकी पार्टी हार गई। सुनक के 11 मंत्रियों को हार मिली। चुनाव से पहले ही सरकार में इस्तीफों की बाढ़ आई। साल भर में सुनक के 3 मंत्रियों और 78 सांसदों ने इस्तीफा दिया और चुनावी मैदान में उतरने से मना कर दिया था। भारतीय मूल का होने पर प्रवासी भारतीयों को उन पर गर्व था, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो ऐसा माना जा रहा है कि भारतीयों ने इस इमोशनल एंगल की जगह बदलाव को वोट दिया। महंगी लाइफस्टाइल से बड़ी मुश्किल, सुनक परिवार किंग चार्ल्स III से भी अमीर,
पत्नी पर टैक्स चोरी जैसे आरोप भी लगे। 70 सालों में टैक्स की दरें सबसे ज्यादा हो गई। कोरोना के बाद महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी। महंगाई दर बढ़कर 5% से ज्यादा हो गई। 44 साल के सुनक ने कभी सार्वजनिक तौर पर अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया, लेकिन उनकी रईसी के चर्चे ब्रिटेन की गली कूचों तक में मशहूर हैं। ऋषि सुनक को जिस नेता कीर स्टारमर ने हराया वो लेबर पार्टी से हैं। वही लेबर पार्टी जिसने भारत पर अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत की आजादी का समर्थन किया था। भारत में धारा 370 हटाई गई थी, तब कीर स्टारमर ने भारत का पक्ष लिया था। ऐसे में उम्मीद है कि भारत से ब्रिटेन के रिश्ते और भी मजबूत होंगे, क्योंकि कीर पहले से भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात करते आए हैं। अब उनकी सरकार में 10 से ज्यादा सांसद तो भारतीय मूल के ही हो गए हैं। ऐसे में जो ऋषि सुनक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वर्क परमिट, वीजा और भारत के पक्ष में सिर्फ तमाम बातें और वादे करते ही दिखे थे, शायद कीर स्टारमर उन वादों को अमली जामा पहना सकें, यही भारत के हक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ब्रिटेन में किस तरह से सत्ता पलटी ये हमने आपको बता दिया है और अब अगली खबर की बारी है, क्योंकि विश्व विजेता टीम इंडिया कल दिल्ली पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, साथ लोक कल्याण मार्ग पर। उस तस्वीर को तो आपने कल देख ही लिया था, लेकिन उसके बाद आज जब उस पूरी बातचीत का वीडियो सामने आया तब लगा कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे छोटी छोटी बातों को गौर फरमाते हैं। और वो सवाल जो आपके मन में थे, वो सवाल पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से पूछे और उसके बाद जो जवाब आए वो बेहद रोचक थे। देखिए। ये जश्न, ये जोश, आपको आपके साथ मिलने का। और आपने जब हम नवंबर में अहमदाबाद में हम वो मैच हारे थे तो वहाँ पे भी आप आए थे जब हमारा थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं था। तो हमें बहुत खुशी हुई कि आज हम आपको इस खुशी के मौके पे भी मिल सकते हैं। पीएम ने टीम के विक्ट्री डांस को लेकर भी बातचीत की और चहल के साथ हंसी मजाक भी किया। विक्ट्री तो दिए हैं, लेकिन आप उनको बहुत इंस्पायर कर सकते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ में आप देश के लोगों को गाइड कर सकते हैं। अपने आप में एक आपके पास एक अथॉरिटी है ना। चहल क्यों सीरियस है? हाँ? मैंने सही पकड़ा है ना? हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हो, वो हर हालत में खुश रहता है, वो हर चीज में खुशी ढूंढता है। प्रधानमंत्री ने ऋषभ पंत से जुड़े अपने किस्से भी बताए। 1-1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो काफ़ी टफ टाइम चल रहा था। वो मेरे को याद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका कॉल आया था सर। आपकी माँ के आत्मविश्वास का ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था। मेरा परिचय तो नहीं था, कभी मिला तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे आश्वासन दे रही है। यार बड़ा 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 गजब का था जी। तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी माँ मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा।
इसके बाद पीएम ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ से भी बातचीत की। ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था, और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। हम सिर्फ इन लड़कों को सपोर्ट कर सकते हैं। जो प्रेशर का सिचुएशन होती है, रन बनाने हैं विराट को या बुमराह को या हार्दिक को या रोहित को या सब लोगों को, यहाँ पे ये लोग करते हैं। तो हम इनको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, इनको जो चाहिए उनको हम ये दे सकते हैं उनको, और पूरा श्रेय इन लोगों को जाता है। उन्होंने ऐसा खुशी का मौका मुझे दिया, एक ऐसा खुशी का मौका मुझे दिया, मुझे मतलब मैं सिर्फ शुक्रगुजार हूँ इन लड़कों का। 2007 में सबसे छोटे खिलाड़ी और 2024 में विजयी टीम के कैप्टन, क्या अनुभव करते हैं? सर सच बोलूं तो जब 2007 में मैं पहली बार टीम में आया था, साउथ अफ्रीका चले गए वर्ल्ड कप के लिए, तो वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत गए पहली बार। तो 2-3 दिन के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वर्ल्ड कप जीतना काफ़ी आसान है लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप आते गए, बहुत बार हम पास पहुंचे बट जीत नहीं पाए। आखिर में पूरी टीम ने प्रधानमंत्री के साथ फोटोशूट कराया और पीएम को नमो 1 की स्पेशल जर्सी भी गिफ्ट की है। खिलाड़ियों के लिए ये पल बेहद गौरवान्वित करने वाला था। और समय का खेल देखिए, जब पिछली बार टीम ने पीएम से मुलाकात की थी तो हमारे ये वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, और अब 6 महीने बाद एक बार फिर से टीम का पीएम के साथ मीटअप हुआ। लेकिन इस बार माहौल अलग था, जोश हाई था, और सबसे बड़ी बात, खिलाड़ियों के चेहरे पर इस जीत की खुशी थी। और ये बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन था। कहने को तो 19 तारीख तक ये सत्र चलाया जाना था, लेकिन आज ही इस सत्र की समाप्ति हो गई। सरकार कई अहम बिल लेकर आई। इसी में से एक आज महत्वपूर्ण बात हुई, अल्पसंख्यकों को धार्मिक या भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार समाप्त करने वाला बिल। प्रस्ताव के बाद सदन में विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्षी विधायक भड़क गए। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। सरकार कई मुद्दों पर चर्चा कर रही है। दरअसल मोहन सरकार विधानसभा की कार्यसूची में अशासकीय संकल्प को लेकर आई है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 समाप्त करने का शासकीय संकल्प विधानसभा में लेकर आई है, तो वहीं बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने एक कदम आगे बढ़कर बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद सियासी बवाल उठना लाजमी था। उषा ठाकुर ने मदरसों में देशद्रोही काम होने का आरोप लगा दिया और मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी की आशंका जाहिर कर दी। देखिए, हमारी दूरी किसी से नहीं है, हम सबकी राष्ट्रवादिता को प्रणाम करते हैं, पर कोई देशद्रोहिता का काम करेगा तो उससे हमारी दुश्मनी पक्की है। निश्चित रूप से आप आसाम देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, सारी दूर क्या हो रहा था, कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे बच्चे वहां पर। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के युग में उन्हें उस प्रकार की शिक्षा से जोड़ना निहायत जरूरी है। मदरसे जिनको मदरसा बोर्ड ने अनुमति नहीं दी, जिनको शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं है, वो मदरसे कैसे चल सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम समान एजुकेशन की बात करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि माइनॉरिटी में रहने वाले भी वो बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ वो पढ़ाई करें और साथ ही उनका भविष्य उज्जवल बन पाए। इसलिए सभी समाज जो भारत में रहते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उस दिशा पर मेरा ये कदम। तो अभी मैंने पूरा संकल्प नहीं देखा है, लेकिन ये है मजहबी आधार पर कोई भी शिक्षा भारत में होना थोड़ा खतरनाक होता जा रहा है। भारत की राष्ट्रीय जो शिक्षा का करण है, राष्ट्रीय शिक्षाकरण के तहत सबको शिक्षा मिले और सबको रोजगार मिले, ये भारत सरकार का भी सोच है और ये मध्य प्रदेश सरकार का भी सोच है। हम भी यही सोचते हैं, कोई भी मदरसा अगर वो मजहबी बात करता है और मजहब से अगर वो कोई दूसरी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होता है तो ये दुर्भाग्य है।
तो वहीं कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया और कहा कि मदरसों में मासूम बच्चे पढ़ते हैं, उनके खाने पीने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। साथ ही कहा कि इन लोगों के दिमाग में वायरस घुस गया है। मासूम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जिनको खाने पीने का सही तरीके से सुविधा नहीं हो पाती, उसके लिए उनके जो मदरसे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चंदा करके उन लोगों का जीवन यापन कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। दरअसल मोहन सरकार अल्पसंख्यकों को धार्मिक या भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार समाप्त करने का फैसला कर लिया है और इसी को लेकर विधानसभा में सरकार प्रस्ताव लेकर आई है। सरकार जैसे ही प्रस्ताव सदन में लेकर आई, विपक्ष हंगामा करने लगा और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाने लगा। तो वहीं बीजेपी मदरसों को लेकर अशासकीय संकल्प को सही ठहराने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कांग्रेस की छात्र इकाई है एनएसयूआई। एनएसयूआई आपने देखा होगा कई बार कई मुद्दों को लेकर, खासतौर से छात्रों के मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट करती है, प्रदर्शन करती है। लेकिन अब एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने खत जारी किया है और खत में लिख दिया है कि बगैर परमिशन के प्रदर्शन नहीं होगा और अगर हुआ तो फिर कार्रवाई होगी। इसके पीछे भी वजह है, उस वजह को जानने के लिए इस खबर को देखिए आप। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने प्रदेश एनएसयूआई के सभी जिला, विधानसभा, ब्लॉक, विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों को पत्र लिखा है और कहा है कि शुक्रवार से किसी भी शासकीय और निजी संस्थाओं में धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन देने के पहले प्रदेश संगठन महामंत्री और अपने जिला अध्यक्ष को कार्यक्रम से अवगत कराना और अनुमति लेना जरूरी होगा। वहीं जानकारी के बिना कोई भी कार्यक्रम करने पर संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस लेटर के पीछे की वजह बिना संगठन के जानकारी के हो रहे प्रदर्शन को बताई गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में बिना संगठन की जानकारी के निजी स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन कर मोर्चा खोल दिया गया था, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पर नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। वहीं कांग्रेस भी अलग अलग धड़े से बढ़ती भी दिखाई दे रही है। देखिए, कल हमने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि संगठन का कोई भी व्यक्ति अब कहीं भी किसी भी शासकीय अथवा अर्ध शासकीय या निजी संस्थानों में धरना, प्रदर्शन या ज्ञापन देने जाता है तो उसके पूर्व उसकी सूचना संगठन को देनी होगी, अनुमति प्राप्त करनी होगी। इस आदेश को जारी करने का मुख्य कारण यह है कि संगठन को कई बार प्रदर्शनों की जानकारी नहीं रहती है, जिससे कोई अप्रिय घटना घटने की स्थिति हो सकती है। उपद्रवी तत्वों द्वारा संगठन का नाम लेकर संगठन को बदनाम किया जा सकता है, इसलिए इस आदेश को जारी किया गया है। विपक्ष के होने के बावजूद भी एनएसयूआई के प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने रोक लगाए जाने को लेकर कहा कि पक्ष में रहने के बाद भी जिस तरह से बैन लगा है, उससे कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की आहट सुनाई दे रही है। ये भूपेश बघेल और दीपक बैज की नाकामी का एक और एपिसोड है। मुख्य रूप से इसका पूरी वजह यदि कोई है तो फिर से एक बार कांग्रेस की जो आंतरिक गुटबाजी है, जिस तरीके से भूपेश बघेल वर्सेस दीपक बैज वर्सेस चरणदास महंत, टीएस बाबा, ये जो चलता रहा, उसी का एक और एपिसोड है ये। अलग अलग गुटों में बटी एनएसयूआई के प्रदर्शन से कांग्रेस की छवि खराब हो रही थी। कई तरह के एफआईआर होने से एनएसयूआई के बड़े नेता भी परेशान थे, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। लेकिन ये संगठन की महत्वता को भी बताता है कि कैसे एनएसयूआई नेता अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, डिजिटल इंडिया के इस युग में अपराध की दुनिया में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले अपराधियों को हथियार खरीदने के लिए जुगाड़ लगाने की जरूरत पड़ती थी, तब जाकर अपराध को अंजाम दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपराधी बेधड़क खुलेआम ओपन प्लेटफॉर्म पर हथियार खरीद रहे हैं, लेकिन पुलिस सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रही। देखिए इस रिपोर्ट में कि कैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के जरिए अपराधियों तक पहुंच रहे हैं हथियार। हथियारों को खरीदना है, आसान है, ऑनलाइन खरीद लीजिए। जी हां, इतना आसान हो गया है हथियार खरीदना। ये सब कुछ जानते हुए भी सब चुप हैं। बदलते समय के साथ साथ अब अपराधियों के अपराध करने का तरीका भी बदल रहा है।
अपराध को अंजाम देने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है हथियार। लेकिन आज सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में अपराधी हथियार बड़ी आसानी से खरीद रहे हैं। एक क्लिक में ही आपको खतरनाक से खतरनाक चाकू आसानी से मिल जाएंगे। कीमत भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 300 से लेकर 2000 तक की कीमत में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर चाइनीज चाकू खरीदे जा सकते हैं। इन चाकू को खरीदने के लिए ना कहीं जाना है, ना ही पुलिस का डर, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए ये खतरनाक हथियार अपराधी के घर तक पहुंच जाते हैं और फिर बेखौफ होकर अपराधी इन चाकुओं से अपराध को अंजाम दे रहे हैं। जबलपुर में पिछले कुछ सालों से चाकूबाजी की घटनाओं में गजब का इजाफा देखा गया है। युवाओं में चाइनीज चाकू खरीदने का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है और फिल्मी दुनिया के चक्कर में युवा इन घातक हथियारों को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं और फिर कहीं भी लोगों पर आजमा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ने ज़रूर इंसान की ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन अपराधियों के लिए हथियार खरीदना भी उतना ही आसान हो गया है। मैं आपको प्रायोगिक तौर पर यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम नेट के ज़रिए ऑनलाइन जो वेबसाइट होती हैं उन पर अगर जाते हैं और इस तरह सर्च करते हैं चाकू, तो वैरायटी चाकुओं की इतनी आ जाती है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। मान के चलिए ये मात्र 999 रुपये में एक चाकू मिल रहा है। ये बेहद खतरनाक दिखने वाला चाकू है जो आप स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी डिज़ाइन है। ये ठीक वैसे ही चाकू हैं जो अमूमन अपराधी चाकूबाजी की घटनाओं में इस्तेमाल करते हैं। जबलपुर में घटित हुई आपराधिक घटनाओं पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में लोगों की जान तक चली गई है। युवा अपने पास इन चाइनीज चाकू को रखते हैं, जरा से विवाद पर चाकू से हमला कर देते हैं। तारीख 28 नवंबर, घटना सेंटर पॉइंट पर चाइनीज चाकू घोंपने से युवक की हत्या। तारीख 17 जून, ओवरटेक करने पर इंजीनियर छात्र पर चाइनीज चाकू से हमला। तारीख 20 जून, पानी निकासी के मामूली विवाद में चाइनीज चाकू से हमला। तारीख 1 जुलाई, सिरफरे आशिक ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला किया। तारीख 4 जुलाई, एक युवक ने नाबालिग लड़की पर घर में घुसकर चाकू से हमला किया। ऐसे ही लगातार घटनाओं ने पुलिस को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अपराधियों के पास हथियार बड़ी आसानी से पहुंच रहे हैं। जबलपुर में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि अपराधियों के पास से ये हथियार बरामद किए जाते हैं, उसमें अधिकांश चाकू होते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए ही खरीदे जाते हैं। पुलिस ने 2 साल पहले भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से जब चाइनीज चाकू की जानकारी मांगी तो हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए थे। 1 साल पहले पुलिस ने ऑनलाइन सामान डिलीवरी करने वाली कंपनियों से संपर्क किया, डिलीवरी किए गए चाइनीज चाकू की जानकारी मांगी तो पता चला कि जिले में 24 से अधिक चाइनीज चाकू डिलीवर किए गए हैं। पुलिस ने एक व्यक्ति का नाम और पता मंगवाया और उनसे ये चाकू जब्त किए। जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा 250 से अधिक चाइनीज चाकू आधारताल से जब्त हुए हैं। अब पुलिस एक बार फिर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के जरिए चाइनीज चाकू की जानकारी हासिल करने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि कोशिश की जाएगी कि ऐसे हथियार लोगों को आसानी से ना मिल सके। सभी थाना प्रभारी को हम ये निर्देशित करेंगे कि ऑनलाइन मार्केट से किसी खास पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई एक ऐसा हॉट स्पॉट चुन लें और उन क्षेत्रों को की जाकर तस्दीक करें, उन घरों को देखें कि कहीं कोई रिपीट चाकू बार बार तो नहीं मंगाई जा रही है। तो इस दिशा में हम आने वाले दिनों में सोचेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले इन हथियारों को लेकर पुलिस की चिंता भी बनी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस पर रोक कैसे लगाई जाए। हालांकि जबलपुर पुलिस अब दावा कर रही है कि इसे रोकने के लिए हम ऑनलाइन कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं और उन पर ये कहेंगे कि किसी निश्चित स्थान पर अगर बार बार आप हथियार को सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन ये हकीकत में हो पाना बेहद नामुमकिन सा लगता है। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। रायपुर में पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल एक जाना माना नाम है जो 1984 से रंगों के कारोबार को विस्तार दे रहा है। शुरुआत कंपनी के फाउंडर मसूर जफर और शबीर हुसैन जफर ने की। पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल इंडस्ट्रियल पेंट्स, डेकोरेटिव पेंट्स, वुड फिनिश और वॉल पुट्टी का उत्पादन करता है। शुक्रवार को पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल ने डीलर मीट्स का आयोजन किया जिसमें देश भर से डीलर शामिल हुए। पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल के मार्केटिंग डायरेक्टर मोहम्मद जफर ने बताया कि पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल ने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एक है डैम्प प्रूफ और दूसरा है वाटर प्रूफ पुट्टी। इसके साथ ही उन्होंने सभी डीलर का धन्यवाद भी किया है। राजनांदगांव के डीलर यूसुफ अमिल ने बताया है कि बारिश के मौसम को नज़र में रखते हुए पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल ने डैम्प प्रूफ वाटर प्रूफ पुट्टी का लॉन्च किया है जिससे उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।
क्योंकि अब दिवाली राउंड द कॉर्नर है, तो ये हमारा कॉरपोरेट इवेंट है। हम इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य डीलर को धन्यवाद करना, ग्रैटिट्यूड पेश करना है और नए साल की तैयारी के लिए, नई दिवाली की तैयारी के लिए डीलर को तैयार करना है कि क्या नया आ रहा है। हमारा प्रोडक्ट लॉन्च है आज। हमने 2 नए आधुनिक प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, एक डैम प्रूफ और एक वाटर प्रूफ पुट्टी। तो वो दोनों प्रोडक्ट का लॉन्च भी है आज। मैं इजी हार्डवेयर राजनांदगांव से आया हूँ। मैं पॉपुलर पेंट से हमारा बिजनेस 25 साल से जुड़ा हुआ है और इनकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस सर्विस में सब कुछ अच्छा है। सर्विस के मामले में भी फर्स्ट नंबर पे है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।